नॉर्मल हुआ करती थी, लेकिन जब से उसके पास ये पेंडेंट आया है तब से लेकर सब बदल गया है और अब उसकी दुनिया में मैजिक एग्जिस्ट करता है। फिर हम उसी की क्लास के कुछ और लड़कों को देखते हैं जो मोफान का मजाक उड़ा रहे होते हैं, क्योंकि वो क्लास का सबसे फिसड्डी लड़का होता है और मूबाई सबसे होशियार। इनकी बातचीत से पता चलता है कि मूबाई की पूरी फैमिली के पास आइस टैलेंट है, जो कि काफी पावरफुल और रेयर टैलेंट है और मूबाई को भी वही टैलेंट मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब मैजिक अवेकनिंग के वक्त पता चलेगा कि किसे क्या टैलेंट मिलने वाला है। मोफान स्कूल के बाहर अपने फादर को देखता है जो एक ड्राइवर है। उसके फादर उससे पूछती है कि उसका एग्जाम कैसा गया, जिस पर मोफान सोचने लगता है कि वो एग्जाम की 3 महीनों से तैयारी कर रहा था, जो बिल्कुल भी इनफ टाइम नहीं था। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसके लिए पास ही के शहर में ड्राइवर की जॉब ढूंढ ली थी। ये सुनकर मोफान कहता है कि मैं ड्राइवर Thank you for saving my son. मेज बनना चाहता हूँ। इस पर उसके फादर कहती हैं कि मेज बनना एक अच्छा करियर चॉइस है, पर क्योंकि तुम्हारे मार्क्स एंट्रेंस के लिए काफी नहीं है तो ये मुमकिन नहीं हो सकता। पर मोफान मेज बनने के लिए सीरियस था, इसीलिए वो जॉब लेने से मना कर देता है, क्योंकि वो लूजर नहीं बनना चाहता और नहीं अपने फादर की तरह एक ड्राइवर। ये सुनकर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम मेज बनने के लिए सीरियस हो तो मैं कुछ न कुछ इंतजाम करता हूँ। ये सुनकर मोफान खुश हो जाता है और कहता है कि वो एक बहुत पावरफुल मेज बनेगा जिसकी सब रिस्पेक्ट करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और हम मोफान को उसके फ्रेंड जेंग के साथ देखते हैं। जेंग उसे बता रहा होता है कि निंगजू कैपिटल से वापस लौट आई है। उसने मॉर्निंग में ही उसे देखा था और वो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। ये सुन फान कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसे देख जेंग हैरान रह जाता है क्योंकि वो उसकी दोस्त हुआ करती थी। इसके बाद फैन अपने फादर को मिस्टर मूहे यानी कि निंगजू के अंकल के पास देखता है। उसके फादर उससे रिक्वेस्ट कर रहे होती हैं कि अगर वो सिफारिश करें तो उसके बेटे का एडमिशन मैजिक एकेडमी में हो सकता है और वो भी मेज बन पाएगा। लेकिन मूहे कहता है कि वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर उसका बेटा काबिल होता या वो उस पर ध्यान देता तो उसे ये सब करना नहीं पड़ रहा होता। यहाँ ये भी पता चलता है कि फान असल में मू फैमिली की वारिस यानी कि निंगजू को अपने साथ भगाने की कोशिश कर चुका है, इसीलिए वो उनकी मदद बिल्कुल नहीं करना चाहता। लेकिन जिंग कहता है कि अगर वो फान की मदद करे तो वो इसके बदले में कुछ भी करने को तैयार है। इस पर ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें अपना घर मेरे नाम करना होगा, भले ही तुम्हारा झोपड़ा किसी काम का नहीं है पर वो जमीन कीमती है। ये सब देख फान को बुरा लगता है। अब रात को उसके फादर उसे बताते हैं कि उसका एडमिशन मैजिक स्कूल में हो गया है, जिसमें उसकी मदद उसके एक दोस्त ने की जो मैजिक स्कूल में डायरेक्टर निकला। इसके बाद वो ये भी कहता है कि जिंजिया उसकी बहन वो भी स्कूल में रहती है और फान भी अब स्कूल में ही रहेगा और वो खुद ड्राइवर की जॉब होने से घर पर नहीं रह सकेगा तो घर को रेंट पर देना सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। फान जानता था कि वो घर मूहे को देने वाले हैं, लेकिन वो इसके बारे में कोई बात नहीं करता और कहता है कि वो अच्छे से मैजिक स्टडी करेगा और बहुत सारा पैसा कमाकर उनके लिए घर खरीदेगा। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर निंगजू को ही याद करने लगता है। हमें तब का सीन दिखाया जाता है जब उसने निंगजू को अपने साथ भगाने की कोशिश की थी, लेकिन असल में निंगजू ही उसके साथ यहाँ से जाना चाहती थी, क्योंकि वो यहाँ खुश नहीं थी और उसकी मदद करने के लिए ही फैन ने उसे यहाँ से भागने में मदद करने की कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से ये लोग पकड़े जाते हैं। निंगजू के फादर मोयून इस चीज के लिए जिंग और फान को वार्न करता है कि दोबारा कभी ऐसा हुआ तो उसके हाथ पैर तोड़वा देगा। प्रेजेंट में हम मैजिक स्कूल को देखते हैं जहाँ सबका पहला दिन था। क्लास टीचर जू सेंग एक बैच दिखाते हुए कहता है कि इसका कलर टैलेंट के हिसाब से बदलता है, जैसे कि अगर किसी का विंड टैलेंट है तो उसका कलर आसमानी हो जाएगा, अगर फायर टैलेंट है तो कलर रेड हो जाएगा। इसके बाद वो सबको बैच बांटने लगता है। यहाँ रखे क्रिस्टल बॉल को देखकर फान का पेंडेंट चमकने लगता है। इसका उसे कोई आइडिया नहीं कि ये क्यों हो रहा है। वो मोटा लड़का जू कुन फिर से उसका मजाक उड़ाकर कहने लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एडमिशन सिफारिश पर हुआ है, ना कि उसकी काबिलियत पर। इस पर जेंग फैन की साइड लेते हुए उस मोटे लड़के से कहता है कि उसे परेशान करना बंद करो, लेकिन जू कुन कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अगर फान सिंपल लाइट टैलेंट को भी जगा ले तो उसके लिए बड़ी बात होगी। इसके बाद टैलेंट अवेकन का प्रोसेस शुरू हो जाता है और सबसे पहले बाय को बुलाया जाता है। वो उस क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखकर कंसंट्रेट करता है और जैसी उससे उम्मीद थी उसका टैलेंट आइस होता है, जिसे देखकर वो सभी कहते हैं कि बाय जैसे लड़के से यही उम्मीद थी। इसके बाद उसके बैच का कलर चेंज हो जाता है और उस पर 7 स्टार भी अपीयर हो जाते हैं, जिनमें से एक स्टार चमक रहा था। इस पर उसके टीचर कहती हैं कि जब भी किसी का टैलेंट अवेक होता है तो सारे स्टार्स बुझे हुए होते हैं, लेकिन बाय के बैच पर एक स्टार चमक रहा था, जिसका मतलब है कि उसका टैलेंट ज्यादा पावरफुल है। इतना ही नहीं, सभी क्लासमेट्स उसकी तारीफ कर रहे
होते हैं। बाई अपनी सीट पर वापस आ जाता है और मोफैन की तरफ टॉन्ट फेंकते हुए कहता है कि ये लूजर यहाँ क्या कर रहा है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि वो फैन को पसंद नहीं करता। इसी तरह एक एक करके सबका टैलेंट अवेकन हो जाता है और अब बारी थी फान की। उसकी बारी आने पर सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इसके बाद वो भी क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है और उसे घिसने लगता है, जिस पर उसके टीचर कहते हैं कि क्या तुम इसे घिसकर जिनको बाहर निकालोगे, जरा आराम से हाथ रखकर कंसंट्रेट करो। टीचर मन ही मन सोचता है कि अगर फैन में कोई टैलेंट नहीं निकला तो उसकी एज ए टीचर बाकी क्लासेस के सामने बेइज्जती हो जाएगी। खैर फैन कंसंट्रेट करना शुरू करता है और वो अपने आप को स्पेस लाइक जगह में पाता है, जहाँ वो तेजी से अपने आप को पर्पल लाइट की तरफ जाता हुआ देखता है। अब पर्पल लाइट का सिर्फ एक ही मतलब था, वो था थंडर टैलेंट, जो कि ऐसा टैलेंट था जो बहुत ही ज्यादा रेयर है, यानी कि आइस टैलेंट से भी ज्यादा। तभी क्लास में सभी लोग कहने लगते हैं कि किसी ने थंडर टैलेंट जगा लिया है, और ये फान नहीं बल्कि पास ही की दूसरी क्लास का एक और स्टूडेंट था। वो सब जाकर उस स्टूडेंट को देखने लगते हैं। ये देख जूसेंग कहता है कि इस स्टूडेंट का टीचर तो काफी खुश होगा, आखिरकार थंडर टैलेंट सबसे पावरफुल टैलेंट जो है। इधर फान का क्रिस्टल बॉल भी पर्पल कलर में चमकने लगता है, लेकिन फिर उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाता है। फान अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि क्रिस्टल बॉल का कलर रेड हो चुका है। वो फिर से स्पेस लाइक जगह में अपने आप को पाता है और वहाँ पर रेड और पर्पल दोनों कलर्स की गैलेक्सी देखता है और सोचने लगता है कि कहीं उसके अंदर दो दो टैलेंट तो अवेक नहीं हो गए हैं। खैर क्लास टीचर और बाकी स्टूडेंट जब वापस आते हैं तो फैन का टैलेंट देखकर शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि फायर टैलेंट भी सबसे पावरफुल टैलेंट में से एक है। टीचर फान को उसके फायर टैलेंट के लिए शाबाशी देते हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये फिसड्डी फायर टैलेंट कैसे अवेक कर सकता है। फान का फ्रेंड जैंग ये देख उसे कांग्रेचुलेट करता है। ये देख फैन सोचने लगता है कि वो तो वाकई जीनियस निकला जो उसने फायर के साथ साथ थंडर टैलेंट भी जगा लिया, लेकिन क्योंकि उसके अलावा कोई और उसके थंडर टैलेंट के बारे में नहीं जानता तो वो इस चीज का फायदा उठाएगा और सही वक्त आने पर दिखाएगा। 2 महीने बीत जाते हैं और उनके टीचर अब उन्हें नए सब्जेक्ट को मास्टर करना सिखाने लगते हैं, जो था अपने सभी स्टार्स को सेंटर के अराउंड कंट्रोल कराना। वो सबसे पहले मुंह बाई को उठाते हैं और वो बड़े ही आसानी से 5 स्टार को समन करने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख टीचर कहती हैं कि तुम सभी को बाई को अपना कॉम्पिटिटर समझकर और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये अभी से ही 5 स्टार को समन करके कंट्रोल कर सकता है। बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगती हैं कि कैसे बाकी स्टूडेंट्स सिर्फ 3 और कोई 2 स्टार को ही समन कर सकता है, लेकिन फान सिर्फ एक ही स्टार को समन कर पाता है, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट्स फिर से उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और अपने ऊपर प्राउड करते हैं कि वो कम से कम फैन के जितने फिसड्डी तो नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद फैन बाहर आ जाता है, जहाँ वो थंडर टैलेंट की पावर्स को रिलीज करने लगता है और 6 स्टार को समन करने में कामयाब हो जाता है। वो कहने लगता है कि वो आखिरी स्टार को समन नहीं कर पाता और हमेशा थंडर पावर को रिलीज करने से एक कदम पीछे रह जाता है, लेकिन फिर भी 6 स्टार समन करना छोटी बात नहीं थी। इसके बाद वो पार्क में आ जाता है, जहाँ अपनी कजन सिस्टर जिंजिया को देखता है और क्योंकि वो डिसेबल्ड थी इसीलिए वो समझ जाता है कि उस चेयर को उन लोगों ने फिर से छीन लिया होगा। इधर हम उन लफंगों को देखते हैं जिनका बॉस कह रहा होता है कि मैं उस डिसेबल्ड लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का मौका दे रहा हूँ, उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। इधर जिंजिया के मना करने के बावजूद फान उन लोगों के पास आकर कहता है कि तुम लोग उसे परेशान करना बंद करो और उसकी चेयर वापस लौटा दो। ये देख उनका बॉस कहता है कि तुम फिर से अपनी सिस्टर की हेल्प करने आए हो, पर अच्छा यही होगा कि वापस लौट जाओ क्योंकि हम 4 हैं और तुम अकेले। वो ये भी कहता है कि देखो भाई, तुम्हारी सिस्टर कोई हूर की परी नहीं है बल्कि अपाहिज है, तो मैं उसका बॉयफ्रेंड बनकर उस पर एहसान ही कर रहा हूँ। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और इस बार वो 7 स्टार को समन करने में कामयाब हो जाता है और कहता है कि उसे अपाहिज कहना बंद करो। इसके बाद वो उन लोगों पर रैथ ऑफ थंडर नाम का अटैक कर देता है और उनके बॉस को नॉक कर देता है। ये देखकर बाकी के लफंगे डर जाते हैं और उसे माफी मांगने लगते हैं और अपने बॉस को उठाकर भाग जाते हैं। इसके बाद फैन जिंजिया की चेयर उसे लौटा देता है। जिंजिया भी उसकी थंडर पावर देखकर हैरान रह गई थी कि फैन अब मैजिक यूज कर सकता है। दूसरी तरफ बाई अपने अंकल हे से मिलता है, जहाँ हे उससे पूछता है कि उसकी स्टडी कैसी चल रही है, जिस पर बाई कहता है कि वो 5 स्टार को अभी से ही समन कर पा रहा है। इसके बाद वो फैन के बारे में भी पूछता है, जिस पर बाई कहता है कि वो फिसड्डी तो 1 स्टार को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इस पर हे कहता है कि वो कोई खास स्टूडेंट नहीं है, अगर वो एग्जाम में फेल हो जाता है तो हम उसे बाहर निकाल देंगे। इधर हम फैन को उसकी आंटी के यहाँ बात लेते हुए देखते हैं, जो फिर से अपने फायर टैलेंट की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन फायर टैलेंट के सिर्फ एक ही स्टार को कंट्रोल कर पा रहा था। इससे बाथ टब का पानी उबलने लगता है, जिससे वो बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद जिंजिया उसके पास कुछ स्नैक्स लेकर आती है। यहाँ वो उसे उसके थंडर मैजिक के बारे में बात करने लगती है कि कैसे
वो रेथ ऑफ थंडर मैजिक को यूज कर सकता है, जबकि उसे स्कूल में 6 महीने से कम वक्त हुआ है। इस पर फैन कहता है कि उसके थंडर टैलेंट के बारे में किसी को नहीं पता। स्कूल में सब लोग सिर्फ उसके फायर टैलेंट के बारे में ही जानते हैं। जिंजिया कहती है कि कहीं तुम ब्लैक क्यूरिया से तो मदद नहीं ले रहे हो। फैन को ब्लैक क्यूरिया के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस पर जिंजिया कहती है कि हमारी टीचर ने हमें बताया था कि ब्लैक क्यूरिया एक कल्ट है जो लोगों की स्किल्स तेजी से इंप्रूव करने में मदद करता है, और तुम्हारी प्रोग्रेस को देखकर लगता है कि तुम भी शायद ऐसा कर रहे हो। फैन इस चीज से साफ इंकार कर देता है और कहता है कि थंडर टैलेंट एक सीक्रेट है, इसके बारे में तुम्हें किसी को नहीं बताना है। फैन भी रियलाइज करता है कि वो वाकई में काफी तेजी से इंप्रूव कर रहा है। अगले दिन फैन क्लास में एंटर होता है और देखता है कि सभी स्टूडेंट्स उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, लेकिन फिर वो अपने पीछे देखता है एक ब्यूटीफुल टीचर को, जो असल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थी, जिसे सब लड़के ताड़ रहे थे। वो फैन को अपनी सीट पर जाने के लिए कहती है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि उसका नाम टैंग यू है और वो उनकी नई प्रैक्टिकल मैजिक टीचर है। इसके बाद वो पूछती है कि किस किस के पास फायर टैलेंट है। फैन के साथ साथ 2 स्टूडेंट और खड़े होते हैं। फैन को देखकर फिर से वही बड़बोली लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इधर टैंग फायर मैजिक यूज करके टारगेट को शूट करती है, जिससे टारगेट को ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ देर बाद टारगेट को फायर पकड़ लेती है, जिससे वो जलने लगता है। टैंग बताती है कि ये अटैक लेवल 1 का फायर अटैक है, जिसे फायर बर्स्ट कहते हैं, जो एलिमेंट मैजिक में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है। ये मैजिक अटैक फैन को बहुत पसंद आता है। इसके बाद हम हे और बाई को देखते हैं। बाई अपने अंकल से कहता है कि फैन के बारे में जितना सोचा था वो उससे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसे स्कूल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस पर हे उसे एक स्टोन दिखाते हुए कहता है कि उसके लिए मेरे पास एक बैकअप प्लान है। उसे देख बाई उसके बारे में पूछने लगता है, तो वो बताता है कि ये एक डार्क स्टोन है जो किसी की भी मैजिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, और साथ ही क्रिस्टल बॉल की लाइट को भी। बाई कहता है कि बाकी स्टूडेंट्स भी सेम क्रिस्टल बॉल को यूज करेंगे तो इससे तो सभी एग्जाम में फेल हो जाएंगे। इस पर हे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर मेरे लिए काम करता है। जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स की बारी आएगी वो ब्लैक स्टोन को वहां से हटा लेगा। इसके बाद हम फैन को देखते हैं जो अपने फायर टैलेंट की मैजिक पावर को जगाने की प्रैक्टिस कर रहा था और 5 स्टार को समन कर लेता है, लेकिन इतना काफी नहीं था, क्योंकि एंड ऑफ ईयर एग्जाम में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा था और वो ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करना चाहता था ताकि मू फैमिली को इम्प्रेस कर पाए। इसके बाद वो फिर से एक बार ट्राई करता है, लेकिन इनफ मैजिक एनर्जी न हो पाने से वो नहीं कर पाता। इसका मतलब है उसे बहुत हार्ड वर्क करना होगा। इसी तरह वो हर रोज अपने खाली टाइम में प्रैक्टिस करने लगता है। अब क्लास में टीचर सबको बताता है कि क्रिस्टल बॉल हर स्टूडेंट की मैजिकल पावर्स को मेजर करेगा, जितनी तेज रोशनी उतनी ही ताकतवर मैजिक एनर्जी। जो अच्छा करेगा उसे ए और जो खराब करेगा उसे डी ग्रेड मिलेगा, और जिसे भी डी ग्रेड मिलेगा उसे मैजिक स्कूल से एक्सपेल तक कर दिया जाएगा। बाय पूछता है कि मैजिक रिलीज टेस्ट कब होगा, जिस पर टीचर कहता है कि पहले एग्जाम के हिसाब से मैजिक रिलीज टेस्ट ज्यादा हो जाएगा, पर अगर कोई इतना टैलेंटेड है जो 7 स्टारों को समन कर सकता है, उन्हें कंट्रोल कर सकता है, तो वो मैजिक रिलीज टेस्ट दे सकता है, जिसके बाद उसे इलाइट क्लास में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एग्जाम का दिन आ जाता है। प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि आज हमारे साथ प्रोफेसर मू युन और एक फॉर्मर स्टूडेंट मू निंगजू हैं, जो उनकी बेटी भी है, साथ ही जो काफी कम उम्र में ही इंपीरियल कॉलेज में जा पाई। निंगजू को देखकर सारे स्टूडेंट्स बातें करने लगती हैं कि वो कितनी क्यूट और टैलेंटेड है, जो 15 साल की उम्र में ही कॉलेज चली गई। बाय भी चाहता था कि वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड निंगजू के सामने बेस्ट परफॉर्म करके उसे इम्प्रेस करे। इसके बाद प्रिंसिपल निंगजू से अपना मैजिक का नमूना दिखाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो अपना मैजिक पावर शो करती है। इससे आसपास की जमीन पर भी आइस जम जाता है, जो उसके पावर लेवल को शो करता है, और क्रिस्टल बॉल 2 हिस्सों में टूट जाता है। उसके मैजिक का नमूना देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। इसी तरह सबके सब एक एक करके टेस्ट देने लगते हैं। कुछ बुरा परफॉर्म करते हैं और कुछ अच्छा। अब यूहे नाम की लड़की का टेस्ट होता है, वो आराम से A ग्रेड के साथ पास हो जाती है। अब इसके बाद जैंग की बारी आती है, वो भी A ग्रेड के साथ पास हो जाता है, लेकिन वो मैजिक रिलीज टेस्ट भी देने के लिए कहता है। इसके बाद वो अपने स्टार को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, पर उसमें कामयाब नहीं हो पाता। इसके बाद वो मुंह लटकाकर वापस आ जाता है, लेकिन टीचर टैंग उसे मोटिवेट करती है कि वो आगे जाकर आराम से मैजिक रिलीज कर लेगा। अब बारी आती है मोबाइल की। क्रिस्टल बॉल काफी तेज चमकने लगता है, इसीलिए उसे A से भी ऊपर S ग्रेड से पास किया जाता है। इसके बाद वो मैजिक रिलीज टेस्ट देता है, वो उसमें भी अच्छा परफॉर्म करता है और B ग्रेड ले आता है। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इतना करना बहुत बड़ी बात थी। हे यून और निंगजू के सामने बाई की तारीफ करते हुए कहता है कि यही वो लड़का है जिसके बारे में मैंने बताया था। यून निंगजू से पूछता है कि वो बाई के बारे में क्या सोचती है। इस पर वो कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं देती,
मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी वो उसे 30 मार्क का नहीं समझती। अब बारी आती है मोफैन की, जिसे देख युन निंगजू से कहता है कि हमें चलना चाहिए, अब देखने को कुछ नहीं बचा। लेकिन वो मोफैन को देखना चाहती थी। हालांकि युन को उससे कोई खास उम्मीद नहीं है कि वो कुछ खास करेगा। अब हेक एक इशारे पर वन ऑफ द एग्जामिनर उसी ब्लैक स्टोन को क्रिस्टल बॉल के नीचे रख देता है और बाई उसके बारे में अच्छे से जानता था। वो मोफैन को निंगजू के सामने फेल होता हुआ देखना चाहता था। अब फैन क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखता है, लेकिन क्रिस्टल बॉल ज्यादा तेज नहीं चमकता। इसे देखकर उसके टीचर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि अगर फैन फेल हुआ तो प्रिंसिपल उसका बोनस रोक लेगा। पर टेस्ट के दौरान वो स्टोन टूट जाता है और फैन बी ग्रेड लाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख टीचर चैन की सांस लेता है कि उसने उम्मीद से बहुत बेहतर किया। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे होते कि फैन के लिए बी ग्रेड बहुत ज्यादा है, लेकिन टैंग ने क्रिस्टल बॉल में हुई गड़बड़ को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो टेस्ट को दोबारा लेने की अपील करती है। स्टूडेंट्स भी कहते हैं कि हाँ जरूर उसमें कुछ गड़बड़ हुई होगी, वरना मोफैन जैसे फिसड्डी बी ग्रेड नहीं ला पाता। प्रिंसिपल टैंग से कहता है कि री टेस्ट लिया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी बात गलत साबित हुई तो इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। टैंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मान जाती है और निंगजू भी इस बात को मानती है कि क्रिस्टल बॉल में जरूर कुछ गड़बड़ थी। अब है इसमें कुछ नहीं कर सकता था। क्रिस्टल बॉल चेंज की जाती है और फैन दोबारा टेस्ट देता है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अब क्रिस्टल बॉल बहुत तेज चमक रहा था, यहाँ तक कि बाई से भी ज्यादा। इसीलिए उसे भी एस ग्रेड दिया जाता है और सभी ये देख हैरान थे, क्योंकि पूरे स्कूल में सिर्फ 2 लोगों को ही एस ग्रेड मिला था। ये देख सभी स्टूडेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इसके बाद मोफैन भी मैजिक रिलीज टेस्ट देने के लिए कहता है। ये देख बाई को फैन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके टाइम पर क्रिस्टल बॉल उससे भी ज्यादा तेज चमका था, लेकिन उसे यकीन था कि फैन मैजिक रिलीज टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पर जैसे ही वो मैजिक रिलीज टेस्ट देता है तो सबके सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वो मैजिक रिलीज टेस्ट में ए ग्रेड लाता है, यानी कि उसके ग्रेड्स बाई से दोनों ही चीजों में ज्यादा थे। प्रिंसिपल यू से कहता है कि ये लड़का बहुत टैलेंटेड है, जिस पर ना चाहते हुए भी यू एग्री करता है, क्योंकि उसने भी नहीं सोचा था कि उनके नौकर का लड़का स्टडीज में इतना बेटर निकलेगा। यू मोफान को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे परफॉर्मेंस को देखकर मेरा तुम्हारे प्रति नजरिया बदल गया है। पास्ट में जो भी हुआ उसे भुला देते हैं। इसके बाद वो एक फायर मैजिक गियर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि ये तुम्हारे पावर्स को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ उसे मू फैमिली का ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए भी कहता है। ये देख हे को बुरा लगता है, क्योंकि उसने सोचा था कि बाई को ये सब मिलना चाहिए। इस पर यू कहता है कि अगर ऐसा है तो उसे थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। फैन के टीचर उसे कहते हैं कि मू फैमिली की मदद से उसका बहुत ही प्रॉमिसिंग फ्यूचर बनेगा, इसीलिए उसे इस ऑफर के लिए उनका शुक्रिया करना चाहिए। पर फैन उसके इस गियर और फैमिली मेंबर बनने के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि उसने पास्ट में उसके और उसके फादर के साथ जो किया वो उसे नहीं भूल सकता। फैन साफ साफ कह देता है कि सुन बेवकूफ, मैं तेरी फैमिली का पार्ट नहीं बनना चाहता। ये सुन यू को बहुत गुस्सा आता है, पर प्रिंसिपल उसे अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए कहता है और फैन से बड़े होने के लिहाज से यू से माफी मांगने के लिए कहता है। पर फैन मना कर देता है और कहता है कि मैं इस पर्सन से माफी नहीं मांगने वाला, क्योंकि ये वही इंसान है जिसने 3 साल पहले उसके घर में घुसकर उसे और उसके फादर को पीटा। इससे आज भी उसके फादर की बैक में पेन रहता है। इतना ही नहीं, वो उसे ड्यूल के लिए भी चैलेंज कर देता है। ये सब सुन के हे यू से कहता है कि फैन अपनी हद से ज्यादा बोल रहा है, इसीलिए उसे फैन को एक्सपेल कर देना चाहिए। पर प्रिंसिपल कहता है कि मेरी इजाजत के बिना कोई मेरे स्टूडेंट को एक्सपेल नहीं कर सकता। यू कहता है कि ठीक है, वो ड्यूल एक्सेप्ट करता है, पर क्योंकि वो दोनों सेम एज के नहीं है, इसीलिए यू की साइड से उसका अडॉप्टिव सन यू एंग लड़ेगा, जो फैन के ही एज का है। प्रिंसिपल फैन को जिद छोड़कर उसे यू से माफी मांगने की सलाह देता है, पर फैन कहता है कि ड्यूल में अगर मैं हारा तो मैं माफी मांगूंगा, अगर यू एंग हारा तो यू उसके फादर से किए बर्ताव के लिए माफी मांगेगा। टीचर टैंग कहती है कि मेज एसोसिएशन रेगुलेशन के हिसाब से ड्यूल अंडर एज स्टूडेंट्स नहीं कर सकते, और फैन 2 साल बाद ही अंडर एज कैटेगरी से बाहर आने वाला था, इसीलिए 2 साल बाद का ड्यूल का टाइम रखा जाता है। इसके बाद यू और उसकी डॉटर निंगजू यहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते वो फैन की तरफ स्माइल करती है, जिससे पता चलता है कि वो उसे अभी भी पसंद करती है। इसके बाद जैंग फैन को बताता है कि यू एंग बाई से भी ताकतवर है, और फैन कहता है कि वो उसे संभाल लेगा। इसके लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि अपने फादर का सम्मान वापस जीत सके। इसके बाद इन लोगों का न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। सभी बेस्ट स्टूडेंट सभी लाइट क्लास में होते हैं, और जू सैंग इसके लिए सभी को कांग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम सभी ने 7 स्टार कंट्रोल करना सीख लिया है, और सभी स्टूडेंट्स को उनके ग्रेड के हिसाब से ही नंबर दिया गया है। जैसे कि मो फैन का नंबर 1 है, जिसका मतलब वो सबसे पावरफुल है।
इसके बाद मुंबई का नंबर 2 और जू झाउटिंग नंबर 3। पर कुछ स्टूडेंट्स को ये हजम नहीं होता कि मोफैन कैसे नंबर 1 स्टूडेंट बन सकता है। इसके बाद टैंग की बारी आती है और सारे स्टूडेंट्स तुरंत उस पर नजरें जमा लेते हैं। वो बताती है कि वो ही हमेशा की तरह उनकी मैजिक प्रैक्टिस क्लास लिया करेगी। इसके बाद जू शैंग सबको स्टार ब्रेसलेट नाम की चीज से अवेयर कराता है और कहता है कि टॉप 3 स्टूडेंट्स को ये एक महीना यूज करने को मिलेगा। पर क्योंकि मोफैन ने प्रोफेसर मू की इंसल्ट की थी, इसीलिए सजा के तौर पर वो ब्रेसलेट को सिर्फ 10 दिनों के लिए यूज कर पाएगा। इसके बाद बाकी बचे दिनों को नंबर 4 यूज कर सकता है। एक स्टूडेंट पूछता है कि क्या लो ग्रेड वाले स्टूडेंट्स को भी ब्रेसलेट यूज करने को मिलेंगे। इस पर जू सेंग मना करते हुए कहता है कि ब्रेसलेट बहुत ज्यादा रेयर होते हैं, इसीलिए सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को ही दिए जाते हैं। और ये भी कहता है कि स्टार ब्रेसलेट बहुत ही अनमोल चीज है, तो ध्यान रहे उन्हें डैमेज या खोना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे न सिर्फ स्कूल से निकाल दिया जाएगा बल्कि मेज बनने से भी बैन कर दिया जाएगा। मोफैन सोच रहा था कि उसे ब्रेसलेट सिर्फ 10 दिनों के लिए ही मिलने वाला है, पर वो 10 दिनों में ही बाकियों से तेज प्रोग्रेस कर सकता है, शायद इसीलिए क्योंकि उसके पास ये पेंडेंट है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस हॉल में देखते हैं जहाँ वो मैजिक रिलीज प्रैक्टिस कर रहे थे। मुंबई यहाँ सोच रहा था कि आखिर फैन जैसा लूजर क्लास टॉपर कैसे बन गया, पर अब क्योंकि फैन को ब्रेसलेट सिर्फ 10 दिनों के लिए मिलने वाला था और उसे 30 दिनों के लिए, तो उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो उससे आगे निकल जाएगा। तभी फैन उनकी तरफ आता है और यू एंग के बारे में पूछने लगता है, वही बंदा जिससे उसका ड्यूल होने वाला था। बाय बताता है कि मू फैमिली में ब्रेसलेट है जिन्हें यू एंग काफी टाइम से यूज कर रहा है। इसका मतलब है कि उसकी ट्रेनिंग काफी जोरों से चल रही थी। ब्रेसलेट की खासियत ये होती है कि उसकी मदद से कोई भी स्टूडेंट 20% फास्टर प्रोग्रेस कर सकता है। लेकिन बाय ये भी बताता है कि निंगजू के पास एक्सट्रीमली रेयर ब्रेसलेट भी है जिसे स्पिरिट ब्रेसलेट कहते हैं, जो स्कूल वाले ब्रेसलेट से दुगनी ज्यादा पावरफुल होती है। इसकी मदद से कोई भी स्टूडेंट 40% फास्टर प्रोग्रेस कर सकता है। अब क्योंकि यू एंग निंगजू का अडॉप्टिव भाई हुआ, इसीलिए वो जरूर स्पिरिट ब्रेसलेट का यूज करेगा, इससे वो काफी ज्यादा प्रोग्रेस करेगा कंपेयर टू मोफैन। फैन इसके बाद लेवल 2 फायर बंस को यूज करने की प्रैक्टिस करने लगता है, जो लेवल 1 से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद हम फैन को टेरेस पर देखते हैं जहाँ वो ब्रेसलेट को देख रहा था कि तभी उसका पेंडेंट ब्रेसलेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। अब क्योंकि उसका पेंडेंट अक्सर ऐसा करता है तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उसे पहनकर फोकस करने लगता है। लेकिन तभी पेंडेंट उस ब्रेसलेट पर निकल जाता है, जिसे देख उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर इसके बारे में किसी को पता चला तो वो मुसीबत में पड़ सकता है। तभी यहाँ टीचर टैंग आ जाती है जो उससे पूछती है कि अगर वो किसी मुसीबत में है। इस पर फैन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, पर टैंग ने मिसिंग ब्रेसलेट को नोटिस कर लिया था, इसीलिए वो उसके बारे में पूछती है। अब ना चाहते हुए ही उसे पेंडेंट के बारे में बताना पड़ता है कि कैसे उसने ब्रेसलेट को निगल लिया। उस पेंडेंट को देखकर वो उसके बारे में पूछती है। इस पर वो कह देता है कि ये उसकी फैमिली का पुश्तैनी पेंडेंट है। टैंग बताती है कि ये कोई आम पेंडेंट नहीं है बल्कि ये एक मैजिकल गियर है, बिल्कुल ब्रेसलेट की तरह। पर इसकी खास बात ये है कि इसे जितना फीड करो ये उतना ताकतवर होता है, इससे फैन कहीं ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस कर सकता है। ये जानकर फैन समझ जाता है कि वो अब तक पेंडेंट की वजह से इतनी तेज प्रोग्रेस कर पा रहा था। फैन कहता है कि वो वैसे भी इस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए वो इसे रख सकती है, पर टैंग मना कर देती है और कहती है कि ये बहुत ही खास चीज है और ये पेंडेंट उससे बॉन्डेड है, तो अच्छा होगा कि वो इसका ख्याल रखे और इसे फीड करके अपग्रेड करे। इसके बाद टैंग कहती है कि वो कह देगी कि एक ब्रेसलेट खो गया, इससे फैन को स्कूल से एक्सपेल नहीं किया जाएगा। अगले ही पल टैंग यहाँ से गायब हो जाती है और फैन कहता है कि मिस टैंग उसकी हेल्प इसीलिए कर रही होंगी क्योंकि वो उसे पसंद करती हैं। इसके बाद वो वापस अपने रूम में आ जाता है और प्रैक्टिस करने लग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस के लिए स्कूल से बाहर जा रहे होते हैं। टैंग बताती है कि वो लोग स्नोई पीक आउटपोस्ट पर जा रहे हैं, जो कई आउटपोस्ट्स में से एक है जो सिटी को घेरे हुए हैं। वो सारी आउटपोस्ट शहर को बाहरी खतरों से बचाती हैं और आज ये लोग प्रैक्टिस के लिए बाउंड्री के बाहर ही जाने वाले होते हैं जहाँ खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते हैं। चीफ इंस्ट्रक्टर जैंग कॉन्ग बताता है कि आज की प्रैक्टिस उनके आने वाले एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है, इसीलिए वो एक बाउंटी हंट रखने वाला है जिसे सभी स्टूडेंट्स को मिलकर कंप्लीट करना है। और अगर कोई एक स्टूडेंट भी इस मिशन को कंप्लीट कर लेता है तो सभी स्टूडेंट को पास कर दिया जाएगा और उसके साथ
साथ साथ सभी को A ग्रेड मिलेगा। जोकुन कहता है कि बाउंटी हंट के लिए तो मेजर्स को 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जबकि वो सबके सब सिर्फ हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, तो बाउंटी हंट उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। जूशेंग भी कहता है कि इन स्टूडेंट्स ने कुछ ही वक्त पहले ही मैजिक रिलीज सीखा है, तो उनको ऐसा मिशन नहीं देना चाहिए। लेकिन ज़ैंग कोंग कहता है कि अगर उसके इलाइट क्लास के स्टूडेंट कायर नहीं है तो वो ये मिशन कर लेंगे। मोफेंग पूछता है कि उन्हें प्राइज में क्या मिलने वाला है, जिस पर वो प्राइज में उसका खुद का मैजिक आर्मर देने का वादा करता है। मैजिक आर्मर एक बहुत ही यूजफुल और काफी महंगी चीज है जिसे फेंग चाहता था, क्योंकि दूसरी तरफ युएंग जिससे उसका ड्यूल होगा वो मू फैमिली का पार्ट है, तो उसके पास पहले से ही सारे इक्विपमेंट्स होंगे और उससे ड्यूल के लिए फेंग को भी एक आर्मर चाहिए जो उसके लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स निकल जाते हैं बाहरी एरिया में बाउंटी हंट मिशन को कंप्लीट करने के लिए, जहां इन्हें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिनका सामना करते हुए वो पहुंच जाती है अपनी डेस्टिनेशन पर, जहां से इन्हें एक केव नजर आती है जो वन आइड वुल्फ डीमन की होती है, जहां से इन्हें इंस्ट्रक्टर बाई यांग की ब्रेसलेट को लाना है। कई स्टूडेंट इस मिशन को लेकर डरे हुए भी थे, पर अगर ये वापस लौटते तो इन्हें फेल कर दिया जाता। बाहर हम देखते हैं कि ये लोग उन पर नजर रखे हुए हैं। टीचर टैंग और जू शेंग उससे पूछते हैं कि वन आइड वुल्फ डीमन से स्टूडेंट्स की जान को खतरा हो सकता है, पर ज़ैंग कोंग कहता है कि उन्हें पता होना चाहिए कि मेज बनना होता क्या है, और वो अच्छे से जानता है कि वो क्या कर रहा है। टैंग मन ही मन कहती है कि मो फैन उस पेंडेंट के साथ 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है, इस हिसाब से उसे सभी स्टूडेंट्स में सबसे ताकतवर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो श्योर नहीं है कि ये कसर का मॉन्स्टर जब उसके सामने आएगा तब वो मैजिक रिलीज कर भी पाएगा या नहीं। इसके बाद ये लोग केव के पास आ जाते हैं, जहाँ एक स्टूडेंट जूम इन से पूछती है कि क्या उसे डर नहीं लग रहा, इस पर वो कहती है कि अगर वो यहाँ फेल हुए तो उन्हें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाएगा, और जू कुन कहता है कि अगर वन आइड वुल्फ उनके सामने आ भी गया तो बाई उसे क्रीपिंग आइस अटैक से संभाल लेगा। इसके बाद सब लोग केव में आगे बढ़ने लगते हैं और मो फैन पास के तालाब को नोटिस करता है, जिसके पास सटे पत्थरों को देखकर वो अंदाजा लगाता है कि गुफा में जरूर कोई बहुत बड़ी चीज है जिसने उनके यहाँ आने से पहले यहीं से पानी पिया है। ज़ैंग सभी स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए जाता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और कहते हैं कि तालाब से थोड़ा पानी गायब है तो इसमें डरने वाली क्या बात है। बाई भी कहता है कि अगर वो इतना डरपोक है तो बाहर रुक सकता है। इसके बाद वो सब केव में आगे बढ़ने लगते हैं और काफी आगे जाकर उन्हें एक जगह पर वन आइड वुल्फ डीमन मिल जाता है, जिसे देखकर स्टूडेंट्स डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। बाई भी मैजिक रिलीज करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता और उसे भी भागना पड़ता है। जूम इन रुककर उस पर अटैक करने का सोचती है, पर मो फैन उसे उठाकर केव से बाहर भागने लगता है और कहता है कि वो इतने कम वक्त में मैजिक रिलीज नहीं कर पाएगी और वुल्फ डीमन का चारा बन जाएगी। बाहर हमें पता चलता है कि वो कोई वुल्फ डीमन नहीं है बल्कि एक आर्क वुल्फ है, जो कि इंस्ट्रक्टर बाई यांग का पेट है, जिसे जान के टैंग और जूशेंग समझ जाती हैं कि स्टूडेंट्स खतरे में नहीं है, बल्कि इंस्ट्रक्टर ज़ैंग कोंग इस मिशन को ऐसे दिखाना चाहता था इससे उन्हें ये सब असल लगे। लेकिन ज़ैंग कोंग को मिशन की डिफिकल्टी को देखते हुए यही लगता है कि स्टूडेंट्स शायद मिशन कंप्लीट ना कर पाए। इधर सभी स्टूडेंट्स इधर उधर डरकर भाग रहे थे। इसी बीच मू बाई अपने बैच को एक्टिवेट करता है, जिससे उसके पास मेज आउटफिट आ जाती है और आइस अटैक से वुल्फ को आगे बढ़ने से रोकता है, जिस बीच सारे स्टूडेंट्स केव से बाहर आ जाते हैं। अब जिस रस्सी की मदद से ये यहाँ आए थे वो यहाँ नहीं होती और सब सोचने लगती हैं कि अब उनका क्या होगा। मोफेन और जूम इन भी बाहर आ गए होते हैं, लेकिन सिचुएशन को बिगड़ता देख वो भी अपने बैच को एक्टिवेट करती है, इससे उसके पास भी मेज आउटफिट आ जाती है। इसके बाद वो अपना फायर बर्स्ट अटैक यूज करती है, जिससे वुल्फ का कुछ नहीं होता बल्कि उसका रेज और ज्यादा बढ़ जाता है और वो जूम इन पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आता है। लेकिन ज़ाओटिंग जिसके पास थंडर टैलेंट था वो सही टाइम पर आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो उस पर अपना थंडर अटैक करता है, जिससे वुल्फ पैरालाइज होकर गिर जाता है। टाइम रहते ये उसे मारने की भी सोचते हैं, पर डर के मारे कोई आगे नहीं आता। इधर बाय वुल्फ पर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो मैजिक रिलीज नहीं कर पाता और ये दूसरी बार था जब सबके सामने उसका ऑरा का भांग पकौड़ा हो गया था। सभी स्टूडेंट्स अपने 2 टॉप स्टूडेंट्स को ऐसा देख पैनिक करने लग जाते हैं। जूम इन एक बार फिर से उठ खड़ी होती है, पर इनफ मैजिक एनर्जी न होने से वो अटैक नहीं कर पाती। अब मोफैन अपने बैच को एक्टिवेट करता है और उस पर लेवल 2 फायर बर्स्ट अटैक करता है। इसके बाद वो वुल्फ अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने पास ही के तालाब में कूद जाता है। मोफैन के लेवल 2 के फायर बर्स्ट अटैक को देखकर टीचर्स के साथ साथ इंस्ट्रक्टर भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। टैंग बताती है कि ये कोई आम अटैक नहीं है, इससे वुल्फ जरूर बुरी तरह घायल हो गया होगा। ज़ैंग कोंग देख समझ जाता है कि फैन एक टैलेंटेड स्टूडेंट है।
ज़ेंगकोंग बाई यांग से वुल्फ को अब वापस बुलाने के लिए कहता है, पर बाई यांग बताता है कि वुल्फ अब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसका मतलब अब वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। पहले आर्क वुल्फ बाई यांग के कंट्रोल में था और स्टूडेंट्स पर फुल पोटेंशियल में अटैक नहीं कर रहा था, पर अब वो आउट ऑफ कंट्रोल था और स्टूडेंट्स खतरे में थे। ज़ेंगकोंग कहता है कि उन्हें इस बाउंटी मिशन को यही रोकना होगा। इसके बाद उसके आर्मर में लगे विंग्स अपीयर होते हैं। दूसरी तरफ वुल्फ अब पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में था। अब वुल्फ यूहे पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी ज़ेंग अपने विंड मैजिक का यूज करके उसे बचा लेता है। इधर मोफैन देखता है कि सबसे पावरफुल स्टूडेंट्स मूव बाय, झाओटिंग और ज़ूम इन भी वुल्फ के सामने स्ट्रगल कर रहे थे, और अगर वुल्फ को कोई नहीं रोक पाया तो वो केव के बाहर जाकर स्टूडेंट्स पर अटैक कर देगा। अब वुल्फ जैसे ही मोफैन पर अटैक करने वाला होता है, ज़ेंग उसे बचा लेता है और वो लोग वुल्फ को बाहर जाने से रोकने के लिए केव में डीपर चले जाते हैं। इसके बाद वुल्फ उनके पीछे चला जाता है। ज़ोमिन और यूहे रियलाइज करते हैं कि उन्होंने बाकी सबको बचाने के लिए ये किया है। बाकी स्टूडेंट्स मौका रहते यहाँ से निकलने की बात करते हैं, लेकिन ज़ोमिन कहती है कि वो उन दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, उन्हें उनकी मदद करनी होगी। तभी यहाँ ज़ेंगकोंग आ जाता है, जो उनसे वुल्फ के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि कैसे मोफैन और ज़ेंग बाकियों की जान बचाने के लिए वुल्फ को अपने पीछे केव में ले गए हैं। केव में मोफैन और ज़ेंग डेड एंड पर आ जाते हैं और वुल्फ भी उनका पीछा करते करते यहाँ तक आ जाता है। वुल्फ अपना अटैक चार्ज करके मोफैन की तरफ थ्रो करता है, पर ज़ेंग उसे वहाँ से हटा लेता है और खुद घायल होकर गिर पड़ता है। ये देख मोफैन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके अगेंस्ट थंडर मैजिक अटैक करता है, जिससे वुल्फ थोड़ी देर के लिए स्टैगर हो जाता है, पर ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी फैन की नजर उसके ऊपर एक नुकीले रॉक पर जाती है, जिस पर वो अपने फायर मैजिक से अटैक करके उसके ऊपर गिरा देता है और वुल्फ कुछ ही देर में मर जाता है। इसके बाद उस वुल्फ की बॉडी से स्पिरिट एनर्जी निकलती है, जो वो पेंडेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद वो ज़ेंग के पास वापस आता है कि तभी यहाँ ज़ेंगकोंग आ जाता है और उसके विंग्स को देखकर फैन कहता है कि ये तो एडवांस्ड विंड मैजिक है। ज़ेंगकोंग अपना फायर अटैक रेडी करता है, पर नोटिस करता है कि आर्क वुल्फ मर चुका है। वो उसे मरा देख हैरान था, क्योंकि वो कोई कमजोर बीस्ट नहीं था जिसे कोई भी नौसिखिया हरा दे। मोफैन बताता है कि उसी ने वुल्फ मारा है, एक रॉक को उसके ऊपर गिरा के। ज़ेंगकोंग कहता है कि मुझे लगा था कि तुम लोग मर चुके होगे, मैंने ये तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट वन आइड वुल्फ डीमन जितने ताकतवर आर्क वुल्फ को मार देगा। ज़ेंगकोंग को लगता है कि आर्क वुल्फ उस रॉक को आराम से डॉज कर सकता था, तो आखिर वो मरा कैसे। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि फैन के थंडर अटैक से वो वुल्फ कमजोर पड़ गया था। अब वो फैन अपने थंडर टैलेंट के बारे में उसे बताना नहीं चाहता था, इसीलिए कहता है कि हमें पहले ज़ेंग को यहाँ से लेकर चलना चाहिए। अब ये दोनों ज़ेंग को लेकर यहाँ से निकलने लगते हैं कि तभी बाकी स्टूडेंट्स और टीचर यहाँ आ जाते हैं। ज़ेंग को लगता है कि ज़ेंगकोंग ने इनको सही वक्त पर आकर बचा लिया होगा और वुल्फ के बारे में पूछता है, लेकिन ज़ेंगकोंग बताता है कि आर्क वुल्फ ऑलरेडी मर चुका है। ये सुन बाई यांग को अपने पेट के लिए बहुत बुरा लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए वुल्फ खतरा नहीं था, इसके बावजूद तुमने इसे क्यों मारा। लेकिन ज़ेंगकोंग बताता है कि वुल्फ को उसने नहीं बल्कि मोफैन ने मारा है। ये सुन सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर मोफैन ने एक वुल्फ को खुद से कैसे हैंडल कर लिया। बाई यांग को भी ये सुनकर यकीन नहीं होता कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट इतने पावरफुल बीस्ट को कैसे मार सकता है। टीचर जूशेंग भी कहता है कि वुल्फ को मारना उसके लिए भी हार्ड है, तो मोफैन ये कर ही नहीं सकता। मोफैन इसके बाद खुद ही एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने फायर अटैक से रॉक को उसके ऊपर गिराया, जिससे वो मर गया, और उसे तो पता भी नहीं था कि वो कोई पेट वुल्फ था। इससे वो समझ जाता है कि वो सब टेस्ट को रियल दिखाने के लिए किया गया था। टीचर टैंग कहती है कि वो वुल्फ पेट जरूर था, पर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, पर ये तो अच्छा हुआ कि वो उसे अपने पीछे केव में ले गया, जिससे बाकी स्टूडेंट्स सेफ हो गए। इधर बाई यांग अपने पेट के मर जाने से बहुत दुखी था और रोने लगता है। बाकी स्टूडेंट्स ये जानने के बाद कि मोफैन ने वुल्फ को हराया, उसकी बहादुरी के बारे में बातें करने लगते हैं कि उसकी वजह से वो सब जिंदा हैं। ज़ेंगकोंग कहता है कि वो सभी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस से ज्यादा खुश नहीं है, पर मोफैन, झाओटिंग, मूवाई, ज़ूम इन और ज़ेंग ने काफी अच्छा किया, इसीलिए उन्हें ए और मोफैन को एस ग्रेड देने की बात करता है। लेकिन टैंग कहती है कि उसने कहा था कि अगर एक भी स्टूडेंट पास हो जाता है तो वो सभी को ए ग्रेड देगा, तो उसे अपना वादा निभाना चाहिए। उसके खुद के सोल्जर उसे ये भी याद दिलाते हैं कि उसने बेस्ट स्टूडेंट को अपना आर्मर देने की भी बात कही थी, और क्योंकि मोफैन ने आर्क वुल्फ को मारकर बाकी स्टूडेंट्स की जान बचाई थी, तो वो आर्मर डिजर्व करता है। ज़ेंगकोंग अपने उस डिसीजन को बहुत रिग्रेट करता है, क्योंकि अब उसे अपना प्यारा और कीमती आर्मर देना होगा। सारे स्टूडेंट्स खुश थे क्योंकि उन्हें ए ग्रेड मिलने वाला था, वो भी मोफैन की
वजह से, इसीलिए वो उसे उछालकर हुर्रे करने लगते हैं। अब ज़ैंग कोंग मोफैन को स्टेज पर बुलाता है और टेस्ट में बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए मेडल देता है। ज़ैंग कोंग उसके कान में कहता है कि तुम एक गिफ्टेड लड़की हो, क्यों ना ग्रेजुएशन के बाद तुम हमें ज्वाइन कर लो, मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारी मजे की लाइफ रहेगी। पर मोफैन कहता है कि अभी उसे ग्रेजुएशन खत्म करनी है और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहता, और याद दिलाता है कि उसे मैजिक आर्मर भी देना है। इस पर ज़ैंग कोंग कहता है कि क्या मैंने सच में कुछ ऐसा प्रॉमिस किया था क्या? इसके बाद ज़ैंग कोंग फिर से आर्क वुल्फ के बारे में सोचने लगता है कि आखिर उसने वुल्फ को मारा कैसे, और सोचता है कि जरूर मोफैन कुछ छुपा रहा है, क्योंकि केव में जहाँ पर वुल्फ को मारा था वहाँ आसपास का ग्राउंड जला हुआ था। अब 2 महीने बीत जाते हैं। मोफैन थंडर मैजिक रिलीज की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो अपने पेंडेंट की मदद से 20% तेजी से प्रोग्रेस कर सकता था। फिर वो वुल्फ के साथ हुई उस फाइट को रिकॉल करता है जिसमें ज़ूमिन ने जब वुल्फ पर अटैक किया था तब वुल्फ के सिर्फ बाल ही जले थे, लेकिन जब उसने अपना लेवल 2 का फायर वर्ड क्रीमेशन नाम के अटैक को यूज किया था तो वुल्फ काफी ज्यादा डैमेज हुआ था, और यही वजह थी कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसका लेवल 2 का थंडर अटैक कितना पावरफुल होगा, क्योंकि थंडर सबसे पावरफुल एलिमेंट है और वो अभी सिर्फ थंडर मैजिक के लेवल 1 के ही अटैक को यूज कर सकता है। थंडर मैजिक पर उसे ज्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा था, और लास्ट सेमेस्टर उसने अपना ज्यादातर टाइम सिर्फ फायर टैलेंट को ही अपग्रेड करने में लगा दिया था। लेकिन अब उसे थंडर और फायर टैलेंट दोनों को अपग्रेड करना था, जिसके लिए उसे पेंडेंट की मदद चाहिए होगी, और पेंडेंट को अपग्रेड करने के लिए उसे ताकतवर डीमंस और बीस्ट की स्पिरिट एनर्जी चाहिए, और अगर वो पेंडेंट को स्पिरिट लेवल तक अपग्रेड कर लेता है तो वो भी 40% तेजी से प्रोग्रेस कर पाएगा। इसके लिए उसके दिमाग में बाउंटी हंटर बनने का आइडिया आता है, जिसमें उसे तरह तरह के बीस्ट और डीमन का सामना करना होगा, इससे वो पेंडेंट को आसानी से अपग्रेड कर पाएगा। और बाउंटी हंटर्स पैसा भी अच्छा कमाते हैं, तो उसके लिए दोनों ही तरफ से विन विन सिचुएशन है। इसके बाद वो बाउंटी हंटर्स हॉल पहुंच जाता है, जहां से हंटर्स लोग मिशन को लेते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने पर उन्हें मोटा पैसा मिलता है। मोफैन यहाँ एक आदमी से पूछता है कि मॉन्स्टर हंटिंग की भर्ती कहाँ हो रही है, इस पर वो आदमी एक लाइन की ओर इशारा करते हुए बताता है कि ये लोग मॉन्स्टर हंटर भर्ती के लिए ही लाइन लगाए हुए हैं। वो ये भी कहता है कि उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जैसे यंग मेज को ये जॉब नहीं मिलने वाली। उसे ये भी पता चलता है कि हायर कर रहे मॉन्स्टर हंटर इसी सिटी में बेस्ड हैं, और क्योंकि वो बाउंटी हंटिंग के लिए अपनी क्लासेस की वजह से सिटी से बाहर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो इस टीम को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। वो आदमी उसके टैलेंट के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर फायर टैलेंट है तो तुम्हें कोई भी हंटर टीम आसानी से मिल सकती है, क्योंकि फायर टैलेंट वाले मेज बहुत पॉपुलर हैं, और अगर वो न्यूबी भी होते हैं तो लोग उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई और टैलेंट है तो उससे पहले अपने आप को प्रूव करना होता है। मोफैन कहता है कि उसके पास थंडर टैलेंट है। पहले तो ये सुनकर वो हंसता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसके साथ मजाक कर रहा है। वो कहता है कि हजारों में किसी एक के पास थंडर टैलेंट होता है, पर अगर तुम्हारे पास सच में थंडर पावर्स हैं तो कोई भी टीम बिना किसी सवाल जवाब के तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लेगी। पर थंडर टैलेंट वाले लोग यहाँ देखने को नहीं मिलते, क्योंकि उन्हें पैसे वाले और ताकतवर लोग पहले ही हायर कर लेते हैं। इधर टीम के कैप्टन को भी कोई मेज पसंद नहीं आ रहा होता, और उनके रिज्यूमे देखकर कहता है कि वीक मेजेस को यहाँ आकर मेरा टाइम खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपनी टीम में इलाइट लेवल का मेज चाहिए था। मोफैन यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आया होता है ताकि किसी को उसके हंटर होने के बारे में पता ना चले। अब उसकी बारी आती है और टीम मेंबर पूछते हैं कि क्या वो अभी भी स्कूल में है, जिस पर वो झूठ कह देता है कि वो ग्रेजुएटेड है। मोफैन को देखकर उन्हें लगता है कि वो भी बाकियों की तरह एक वीक मेज होगा। वो उसका नाम पूछते हैं, जिस पर वो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना नाम मोफैन की जगह फैनमो बताता है। इसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें अपनी टीम में कम से कम मिड लेवल का हंटर चाहिए, और उसे देखकर लगता है कि वो कोई लो लेवल का हंटर है। लेकिन मोफैन पूछता है कि क्या वो लोग थंडर मेज की तलाश में हैं, इस पर वो कहते हैं कि हर किसी को अपनी टीम में थंडर मेज चाहिए। मोफैन कहता है कि उसके पास भी थंडर टैलेंट है, जिसे सुनकर वो कहते हैं कि वो मजाक सुनने के मूड में नहीं है, क्योंकि थंडर मेज बहुत ही रेयर और इन जनरल बहुत पावरफुल होते हैं। अब जैसे ही कैप्टन को थंडर टैलेंट के बारे में पता
पता चलता है वो बाहर आता है और कहता है कि तुम फानमो हो और तुम्हारे पास थंडर टैलेंट है, तो अपने आप को टीम में शामिल समझो। मोफैन कहता है कि मैं कोई सर्टिफाइड हंटर नहीं हूँ। इस पर कैप्टन कहता है कि इस चीज का इंतजाम वो खुद कर लेगा। मोफैन उन्हें बताता है कि वो अभी सिर्फ लेवल 1 के थंडर अटैक को ही यूज कर सकता है, जिस पर कैप्टन कहता है कि अगर वो लेवल 1 के अटैक को भी यूज कर सकता है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थंडर अटैक को अपग्रेड करना सबसे मुश्किल काम होता है। मोफैन को टीम में हायर करने के बाद ये बाकी लोगों को वापस भेज देते हैं। कैप्टन इसके बाद मोफैन को काई टैंक से इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है कि ये हमारी टीम की डेप्यूटी है और एक आइस मेज है। मोफैन उसके बारे में अच्छे से जानता था क्योंकि वो मू फैमिली को बिलोंग करती है, यानी कि काई टैंग निंगजू की कजिन है। वही व्हाइट ईयर वाली लड़की जो मोफैन की बचपन की दोस्त है, और काई टैंग मोफैन को अच्छे से जानती है, इसीलिए वो प्रे करता है कि वो उसे पहचान न ले। काई टैंग उससे कहती है कि तुम भले ही थंडर मेज हो पर इससे तुम अच्छे नहीं बन जाते, अच्छा होगा कि मिशन के दौरान और किसी की जान को खतरे में न डालो। इसके बाद कैप्टन टीम के बाकी मेंबर्स को भी उससे इंट्रोड्यूस कराता है। फिर कैप्टन को पता चलता है कि एक डीमन सिटी में खुला घूम रहा है। इन्हें यह भी पता चलता है कि सिटी के गर्ल्स स्कूल में से एक और लड़की डीमंस की वजह से मिसिंग हो गई है। कैप्टन फिर बाकी मेंबर से मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहता है। इस पर मोफैन कहता है कि वो अब उनकी टीम का हिस्सा है, तो वो अभी से मिशन को ज्वाइन करना चाहता है। कैप्टन इस चीज के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद ये लोग गर्ल्स स्कूल की तरफ निकल पड़ते हैं और मोफैन रियलाइज करता है कि जिस स्कूल से लड़की मिसिंग हुई है ये वही सेम स्कूल है जिसमें जिनजिया पढ़ती है। इसीलिए उसे कॉल करने की कोशिश करता है पर वो कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद वो सोचने लगता है कि कहीं वो मुसीबत में तो नहीं। स्कूल पहुंचने के बाद ये लोग अलग अलग जाकर डीमन को ढूंढने लग जाते हैं। मोफैन कैंटीन में आ जाता है और वहाँ उसे जिनजिया का कॉल आता है। मोफैन उससे पूछता है कि क्या वो सेफ है और उसने उसकी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दिया। वो बताती है कि इवैक्यूएशन के टाइम उसने अपना फोन स्कूल में ही गिरा दिया होगा और अभी पे फोन का यूज कर रही है। वो कहती है कि वो अभी बिल्कुल सेफ है, लेकिन एक अजीब लड़की के बारे में बताती है जो इवैक्यूएशन के टाइम बचकर निकलने की बजाय अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। उसने उसे रोकने की कोशिश की पर वो नहीं रुकी। मोफैन उस लड़की के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसने उसे कैंटीन की तरफ जाते हुए देखा था। इसके बाद मोफैन यहाँ पर किसी मॉन्स्टर की प्रेजेंस को महसूस करता है और वो चीज उसको अटैक कर देती है, पर फैन किसी तरह डॉज कर लेता है। धमाके की आवाज सुनकर बाकी हंटर भी कैंटीन की तरफ आने लगते हैं। ये मॉन्स्टर मोफैन की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास फाइट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। लकीली अब उसके पास ज़ैंग कोंग का गिफ्ट किया गया मैजिक आर्मर था। जैसे ही वो उसके अटैक को उससे रोकने की कोशिश करता है, जाओके यहाँ आके उसे अपना वाटर मैजिक का यूज करके अटैक से बचा लेती है। जाओके उससे कहती है कि यहाँ से वो लोग हैंडल कर लेंगे। इसके बाद ये लोग उस मॉन्स्टर को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर यहाँ से भागने की कोशिश करता है पर कैप्टन अपने फायर बर्स्ट अटैक का यूज करके रोस्ट कर देता है। मोफैन उनके टीम वर्क और कैप्टन के लेवल 3 के फायर अटैक को देखकर शॉक्ड रह जाता है। मोफैन देखता है कि ये एक साइक्लोप्स मॉन्स्टर था जो आर्क वुल्फ जितने ताकतवर तो नहीं होते, पर फिर भी कैप्टन ने उसे सिर्फ एक ही स्ट्राइक में नॉक कर दिया था। काई टैंग इस मॉन्स्टर को पूरी तरह से खत्म करने के लिए क्रीपिंग आइस अटैक यूज करने वाली होती है, लेकिन तभी मॉन्स्टर उठ खड़ा होता है, जिसे देखकर कैप्टन जाओके को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। इसके बाद वो वाटर डिफ्यूजन यूज करके उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश करती है, पर उसका अटैक मिस हो गया था और मॉन्स्टर काई टैंग पर अपने तेज नुकीले पंजों से अटैक कर देता है। तभी मोफैन भी अपना थंडर अटैक थ्रो करता है, जिससे वो मॉन्स्टर फाइनली मर जाता है। काई टैंग की किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ उसके कपड़े फटे थे, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। कैप्टन सिचुएशन को संभालने के लिए मोफैन को शाबाशी देता है और जाओके को डांट लगाता है कि उसे वाटर मेज के तौर पर हर समय तैयार रहना चाहिए। उसकी गलती की वजह से काई टैंग को काफी चोट आ सकती थी। तुम्हें फानमो का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने सिचुएशन को बिगड़ने से बचा लिया। कैप्टन मोफैन से इम्प्रेस होकर उसे फुल टाइम हंटर में प्रमोट कर देता है। मोफैन मन ही मन खुश था क्योंकि फुल टाइम हंटर्स को अच्छी सैलरी और बोनस मिलते हैं। इसके बाद मोफैन देखता है कि उस साइक्लोप्स मॉन्स्टर से उसकी स्पिरिट एनर्जी निकलती है, जिसे उसका पेंडेंट एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे ये भी पता चलता है कि उसके अलावा कोई और इस चीज को नहीं देख सकता। फिर रॉकी कैप्टन को बताता है कि उन्हें वो मिसिंग लड़की तो नहीं मिली, पर एक टनल मिली है जिसके आसपास बहुत सारे साइक्लोप्स मॉन्स्टर के फुटप्रिंट थे। इसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर जरूर उस लड़की को टनल में ही ले गए होंगे। काई टैंग कहती है कि वो लड़की अब तक मर चुकी होगी। वेंजी पूछता है कि क्या उन्हें टनल में जाना चाहिए, इस पर कैप्टन कहता है कि ये मामला उनके बस का नहीं है, इस मैटर को एसोसिएशन ऑफ मैजिकल सोसाइटीज हैंडल करेगी। इसके बाद मोफैन वापस आने लगता है और उसे जिनजिया पे फोन के पास मिलती है, जिससे उसने उसे कॉल किया था। वो काफी अपसेट थी, पर जैसे ही मोफैन को देखती
देखती है उसे हक कर लेती है और कहती है कि उसे उसकी काफी चिंता हो रही थी क्योंकि उसने फोन पर धमाके और मॉन्स्टर की आवाज सुनी थी। मोफैन कहता है कि अब मैं एक मेज हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले दिन कैप्टन मोफैन की फिर से तारीफ करता है और मेज के तौर पर उसकी पहली सैलरी भी देता है और कहता है कि अब क्योंकि तुम एक फुल टाइम हंटर हो तो तुम्हारी सैलरी भी बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ हम मू हे को देखते हैं जो एक लड़की को ताड़ रहा होता है और फिर यू एंग से मिलता है, यानी कि मू यू का अडॉप्टिव सन, जिससे मो फान का ड्यूल होगा। मू हे कहता है कि वो मो फैन को आराम से हरा देगा, जिस पर यू एंग कहता है कि मो फैन एक वर्दी अपोनेंट नहीं है बल्कि वो निंगजू से ज्यादा ताकतवर होना चाहता है। जिस पर मू हे कहता है कि निंगजू की बात अलग है, तुम्हें सिर्फ अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। यू एंग इसके बाद मू यू से मिलता है और पूछता है कि उसने आखिर एक कमजोर मेज से उसका ड्यूल क्यों फिक्स किया, बल्कि उसे किसी वर्दी ओपोनेंट को चुनना चाहिए था। मू यू कहता है कि जानता हूँ कि वो एक कमजोर मेज है, पर ये सब उसके हाथ में नहीं था। ड्यूल अब फिक्स हो चुका है और ये ड्यूल उसका पहला स्टेप होगा सिटी पर अपना कंट्रोल जमाने का। ये सुन यू एंग एक्साइटेड हो जाता है। मो यू इसके बाद उसे सैक्रेड स्प्रिंग नाम की चीज के बारे में बताते हुए कहता है कि हर साल सैक्रेड स्प्रिंग के साथ सिर्फ एक स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। अगर वो ड्यूल में जीत जाता है तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। इसके बाद हम मू बाय और मू हे को देखते हैं। मू बाय उससे पूछता है कि क्या यू एंग मू क्लैन का अगला लीडर बनेगा, क्योंकि मास्टर मू यू उसे काफी पसंद करते हैं। जिस पर मू हे कहता है कि मू निंगजू ही मू फैमिली की इकलौती वारिस है, यू एंग सिर्फ एक पालतू है। फिर मू बाय भी सैक्रेड स्प्रिंग के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर मो फैन जीत गया तो उसे सैक्रेड स्प्रिंग में प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। जिस पर मू हे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि यू एंग के सामने मो फैन नहीं टिक पाएगा। इसके बाद सिटी के बाहर हम एक वन आइड वुल्फ को देखते हैं जो म्यूटेट होकर बड़ा हो रहा था। इधर स्कूल में हम जैंग और मो फैन को देखते हैं, जहां जैंग कहता है कि मुझे लगता है कि ज़ूमिन तुम्हें पसंद करती है, देखो वो इधर ही आ रही है। जैंग इन दोनों को अकेला छोड़ देता है और ज़ूमिन मो फैन से पूछती है कि क्या वो आज रात फ्री है। ये सुनकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और सोचने लगता है कि कहीं वो उसके प्यार में पागल तो नहीं हो गई, क्योंकि उसने केव में उसकी जान जो बचाई थी। वो कहता है कि हाँ मैं आज रात फ्री हूँ। इस पर ज़ूमिन उसे बैक गेट पर मिलने के लिए कहती है। मो फैन वहाँ पहुँच जाता है और उस अबेंडेंड एरिया को देखकर सोचने लगता है कि उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। इधर ज़ूमिन उसे बताती है कि उसकी ग्रैंड माँ का घर पास ही में है और उन्हें अक्सर यहाँ से झटके और हलचल महसूस होती है, इसके बावजूद कि यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होता। आसपास के लोगों को ये जगह हॉन्टेड लगती है। इसके बाद वो कहती है कि उसे इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने में उसकी मदद चाहिए। मोफैन पूछता है कि क्या तुमने मुझे इसीलिए यहाँ बुलाया था? हाँ। अरे यार। इसके बाद मोफैन और ज़ूमिन बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं। मोफैन के पास रिवीलिंग पाउडर था जिसकी मदद से किसी भी मॉन्स्टर की प्रेजेंस को पकड़ सकता था। ज़ूमिन वो पाउडर देखकर उसे पूछती है कि ये उसके पास कहां से आया, क्योंकि ये पाउडर सिर्फ हंटर्स पर होता है। मोफैन उस पाउडर को यूज करता है, जिसके बाद मॉन्स्टर के फुटप्रिंट विजिबल हो जाते हैं। मोफैन कहता है कि मॉन्स्टर आस पास है। तभी वन आइड वुल्फ निकल कर आता है जो किसी को खा रहा था। मोफैन समझ जाता है कि ये लोकेशन उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये एरिया होमलेस लोगों से भरा हुआ है जिनका शिकार वो कर रहा था, और होमलेस लोगों के मिसिंग हो जाने पर पुलिस को भी पता नहीं चलता होगा। ज़ूमिन वन आइड वुल्फ को देखकर डर जाती है और कहती है कि उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, पर मोफैन कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाकर अपनी ग्रैंडमा के साथ आसपास के लोगों को अलर्ट करके पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। पर ज़ूमिन पुलिस को तुरंत कॉल लगा देती है, जिसे देख मोफैन उसे उठाकर भागने लगता है और कहता है कि उसे यहाँ से जाकर कॉल करना चाहिए था, क्योंकि मॉन्स्टर्स सिग्नल सेंसिटिव होते हैं और इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं। मोफैन फायर अटैक से वुल्फ का रास्ता रोकने की कोशिश करता है और उसे उसके अटैक से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद मोफैन ज़ूमिन को यहाँ से जाकर आसपास के एरिया को इवैक्यूएट कराने की सलाह देता है और कहता है कि जब तक वो वुल्फ को रोके रखेगा, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। इधर वन आइड वुल्फ मोफैन पर अटैक कर देता है, जिससे वो मैजिक आर्मर का यूज करके बच जाता है। दूसरी तरफ ज़ूमिन ने सभी को अलर्ट कर दिया था। तभी यहाँ काई टैंग आती है और उनसे पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़ूमिन उसे बताती है कि उसका क्लासमेट मोफैन वन आइड वुल्फ से अबेंडेंड एरिया में लड़ रहा है। ये सुनकर वो सोचती
है कि उसे फान मो ने भी वहीं से सिग्नल भेजा था और उसे बचाने के लिए उस तरफ जाने लगती है। इधर मोफैन वुल्फ पर अपना फायर अटैक यूज करने वाला होता है, लेकिन तभी काई टैंग और उसके साथ एक और बंदा यू एंग आ जाता है जो क्रीपिंग आइस अटैक यूज करके वुल्फ को जमा देते हैं। अब क्योंकि मोफैन ने अभी कोई मास्क नहीं पहना था, इसीलिए काई टैंग उसे पहचान जाती है, क्योंकि वो बचपन में अक्सर अपने दोस्तों के साथ उसे नहाते हुए देखा करता था। युएंग काय से पूछता है कि क्या वो उसे जानती है, जिस पर वो कहती है कि यही वो लड़का है जिसने अंकल यू की इंसल्ट की थी और जिससे तुम्हारा ड्यूल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।